वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सब सही चल रहा है ना बेटा? लास्ट वीडियोज़ आपने देखी, तो लास्ट वीडियोज़ जिन्होंने पूरी देखी होगी अकाउंटेंसी की, मेरी लास्ट क्लास जो थी, तो आई थिंक अब आपका एक्साइटमेंट तो होना ही चाहिए कॉमर्स को लेकर के, एंड यू आर टू एक्साइटेड फॉर द कॉमर्स फंड, स्पेशली फॉर द अकाउंटेंसी की जो है सर अकाउंटेंसी में कैसे क्या करेंगे कैसे नहीं करेंगे। एक्साइटमेंट आपकी ज़रूरी है। क्लास में होते बेटा तो शायद मुझे कहना नहीं पड़ता कि आप एक्साइटेड नहीं, आप पहले दिन से एक्साइटमेंट हो जाते, पर अब यहाँ थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना पड़ा आपको क्योंकि ना जो है चीज़ें उतनी क्लोज हो नहीं पा रही हैं हमारी आपकी। तो चलिए ठीक है, जैसे भी हो, जो भी सिचुएशन चल रही हो उसको उसी को जो है आगे कंटिन्यू करते हैं। तो बेटा टॉपिक आपका चल रहा था अकाउंटेंसी, सॉरी आपका चैप्टर जो चल रहा है दैट इज़ योर मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग एंड योर बुक्स का नाम आपको पता है कि जो अकाउंटेंसी बुक्स का नाम है, ठीक है। तो जिस यहाँ पे जो टॉपिक आपका पिछला जो खत्म हुआ है दैट वाज डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर एबल टू डिफाइन व्हाट इज अकाउंटिंग? सो रेज हैंड। ठीक है बेटा, तो अब तो अगर नहीं किया है तो उसको रट डालिए, उसको जो है लर्न कर डालिए, क्योंकि चीज़ें ज़रूरी है। एक 1 मार्क्स का एग्जाम में आपके हाफ ईयरली एग्जाम में या एनुअल एग्जाम में तो आता ही रहता है। अकाउंटिंग को लर्न करने की ज़रूरत नहीं, फील करने की ज़रूरत है। आप ये समझिए कि आप एक बिजनेसमैन हैं और आप बिज़नेस करने जा रहे हो। आज आप पढ़ रहे हो तो बड़ा ही बेकार तरीके से पढ़ रहे हो। आप चाहते हो यार चलो ठीक है, याद हुआ तो सही, नहीं याद हुआ तो सही, पर बेटा प्रॉब्लम ये है कि अगर ये बिजनेस आपका होता तब तो प्रॉब्लम होती ना। अगर ये मैं कह दूँ ये आपका बिजनेस है तब तो आप बड़े ध्यान से पढ़ोगे कि कहीं लॉस ना हो जाए, कहीं कुछ और ना हो जाए। कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस मेरे पास आए थे, कुछ ने जो मैसेजेस किए थे कि सर अकाउंटेंसी या कॉमर्स का स्कोप क्या है। तो बेटा स्कोप इतना ज़्यादा है ना कि आप हर सेक्टर से ज़्यादा स्कोप इसमें है, क्योंकि कॉमर्स का बंदा वो किसी भी फील्ड में जो अच्छे से कर सकता है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है क्योंकि आप जब कॉमर्शियल हो जाते हैं तो चीज़ें जो आपको इन्वायरमेंट जो आपकी सोसाइटी में हो रही है वो बहुत अलग ढंग से जो विजुअल होने लगती हैं, आप उसको विजुलाइज कर सकते हो, ठीक है। आप अकाउंटेंट की पोस्ट लेना चाहते हो अकाउंटेंट की पोस्ट ले सकते हो, आप IAS करना चाहते हो IAS कर सकते हो, आप CA चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हो आप वो कर सकते हो। आपने देखा होगा आपके मोहल्ले में अगल बगल बहुत से इंजीनियर्स बहुत से डॉक्टर मिल जाते हैं। कहीं CA आपने सुना है कहीं कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट हो? 100% में से जो 1-8% कहीं आपको मिलेंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह, ठीक है। तो स्कोप बहुत है, हर लेवल पे स्कोप है। टेलीकॉम सेक्टर में, हर एक सेक्टर में जो है, IT का सेक्टर, हर जगह इसका स्कोप है, अकाउंटेंसी का, कॉमर्स का और कॉमर्शियल का, ठीक है। जितने अच्छे से आप खुद को अपडेट करेंगे, यू नो बेटा जो मैनेजर होता है किसी भी कंपनी का वो कॉमर्स का ही स्पेशलिस्ट होता है। दे आर एबल टू आइडेंटिफाई, दे आर एबल टू विजुअलाइज कि व्हाट एक्चुअली बी डन, व्हाट शुड बी डन। हमें अकाउंटेंसी में, हमें कॉमर्स में इफेक्टिव कम्युनिकेशन जैसा भी वर्ड बताया जाता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब जिससे आप बात करेंगे वो आपका ही हो जाएगा। मतलब क्या है? आप देखते हैं कि आप जब सामान लेने जाते हैं तो आपसे, आपके साथ वो जो है जो दुकानदार होता है, जो शॉपकीपर होता है, कैसे बात करता है? कितने ही प्रेम से, कितने ही भावपूर्व आपसे बात करता है। कौन? कॉल सेंटर वाला। रिलेटिव हो आप उसके? नहीं, आप उसके रिलेटिव नहीं हो, वो कॉमर्स यूज कर रहा है। एक्चुअली यू आर डायरेक्टली रिलेट टू द प्रॉफिट ऑफ दैट पर्सन। उस पर्टिकुलर पर्सन, उस पर्टिकुलर से के प्रॉफिट से, उसकी अर्निंग से आप डायरेक्टली रिलेट कर रहे हो। चाहे वो टेलीकॉम का सेक्टर हो, चाहे आप कस्टमर केयर को कॉल करते हो, चाहे किसी के पास जाते हो सामान लेने के लिए। जिसके पास ये क्वालिटी नहीं होती, जिसका इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होता है, जिसकी क्वालिटी क्वांटिटी अच्छी नहीं होती, उसके यहाँ सामान नहीं बिकता है। आपने देखा होगा कि मार्केट में 4 दुकानें सामने हैं, चारों स्वीट्स की दुकान, चारों मीठे की दुकान है, और उस मीठे की दुकान पे एक दुकान पे ज़्यादा भीड़ लगी रहती है, बाकी तीनों दुकान वैसे खड़ी हैं, वहाँ पे जो है लोग नहीं जा रहे हैं। कितना फ़र्क पड़ता नहीं इफेक्टिव कम्युनिकेशन का, है ना? तो बेटा कहीं ना कहीं जो है इसको आप थोड़ा सा अपने अंदर थोड़ा सा फीलिंग्स लाइए कि हमें जो है चीज़ों को किस तरीके से हैंडल करना है। पहले दिन मैंने बताया था आपका मेन मोटिव जो पैसे पे होना चाहिए। अकाउंटेंसी पढ़ते समय एक एक पैसे का हिसाब करना, ना तो अपना 1 रुपया किसी को फालतू में देना है और ना ही किसी का 1 रुपया एक्स्ट्रा आपको रखना है। तो कहीं ना कहीं बड़ी कठिन काम हो जाएगा, बड़ा हार्ड वर्क हो जाएगा कि हमें इतना ज़्यादा जो है स्पेशलिस्ट बनना पड़ेगा उसका। या कोई पर्टिकुलर कंपनी चल रहा हो, बताओ उस कंपनी में कितने डिपार्टमेंट होते होंगे। आपने बड़ी आसानी से 20 रुपये दे करके कोलगेट का टूथपेस्ट परचेज कर लिया, लेकिन वो कोलगेट का टूथपेस्ट जो है वो सिर्फ आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर नहीं, वो सिर्फ आपके स्टेट लेवल पर नहीं, वो सिर्फ आपके नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर वो चीज़ें बिक रही हैं। बताओ कितना बड़ा मैनेजमेंट होगा, और आपका स्कोप कम है। कैसे स्कोप कम है बेटा? कोई मैनेजर होगा, एक मैनेजर उसको डील कर सकता है,
उतनी बड़ी फर्म को, उतनी बड़ी कंपनी को? कितने रिसोर्सेज की जरूरत होगी, कितने ह्यूमन पावर की जरूरत होगी, है ना? तो आप उनमें से एक ही तो हैं। पैसे की टेंशन ना लो, किसी चीज़ की टेंशन ना लो, बस अपने फील्ड के एक्सपर्ट बनो। आपको जो चीज़ें नहीं आती उसको साइड में रखो, आपको जो आता है ना उसमें इतना हो कि जो है जिसका कंपेयर कोई कर ना पाए। एक्सपर्ट बनिए, स्पेशलिस्ट ना बनिए, सॉरी एक्सपर्ट बनिए, सर्जन ना बनिए। जैसे होता नहीं है कि आप जाइए जो है क्या कहते हैं, आप जो किसी डॉक्टर के पास जाइए तो अगर वो आँख कान नाक गला सब देखेगा तो उसकी फीस जो 50 रुपये होगी, लेकिन जो स्पेशलिस्ट होगा जो सिर्फ आँख ही देखेगा उसकी फीस ज़्यादा होती है, और वो एक चीज़ का स्पेशलिस्ट होता है। स्पेशलिस्ट बनिए, ठीक है? जो चीज़ें नहीं आती हैं उनके बारे में ना ज़्यादा सोच करके, बल्कि जो आपको आ रहा है उसमें एक्सपर्ट बनने की कोशिश करिए, ठीक है? जस्ट ट्राई योर बेस्ट एंड डेफिनेटली मानिए अच्छा होगा, आपको वो मिलेगा जिसकी आपने उम्मीद नहीं की है। यू कैन टेक एवरीथिंग, यू कैन परचेज एवरीथिंग व्हाट यू वांट। कॉमर्स है ये, क्योंकि आप फील कर ले जाएंगे ना कि पैसे आते कहाँ से हैं। क्योंकि लास्ट टॉपिक में तो मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कि इन द कॉमर्स देयर आर नो एनी फीलिंग्स, फीलिंग्स का कोई वर्क नहीं है यहाँ पे। अकाउंटेंसी में तो स्पेशली एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन मनी। इफ द आइटम इज नॉट एबल टू कंसिडर इन टर्म्स ऑफ मनी दे विल नॉट रिकॉर्ड इट, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। द ऑल द ट्रांजेक्शन मस्ट बी कंसिडर इन फॉर्म ऑफ मनी। बहुत लंबा ट्रांजेक्शन है, सब कुछ दे दिया है, बट रेट नहीं गिवन है, मॉनेटरी वैल्यू नहीं गिवन है, दैट ट्रांजेक्शन will not be recorded in the books of account. Why? Because that transaction cannot be measured in terms of money. ठीक है, आगे चलते हैं। अकाउंटिंग में बड़ी चीज़ें पढ़ी थी आपने। अकाउंटिंग मीन्स रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, एटलीस्ट फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए। इसके बाद आपको रिजल्ट को भी इंटरप्रेट करना पड़ता है, तो डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पढ़ा दिया गया है। आज का जो टॉपिक है दैट इज अकाउंटिंग साइकिल, कहीं बाहर से नहीं आया है, बस वही उसी को दूसरे फॉर्म में कहना है। अकाउंटिंग साइकिल का मतलब है, देखो अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज अकाउंटिंग साइकिल, तो आप बोलेंगे रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग। देखिए क्या बोलेंगे, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग द ट्रांजेक्शंस। रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड अकाउंटिंग साइकिल। अच्छा, जब साइकिल का वर्ड यूज हो गया, मतलब सर ये जो सर्कल जैसा चलता होगा, एक खत्म होगा एक साइकिल फिर दूसरा स्टार्ट हो जाता होगा, ऐसे 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 होता होगा ना बेटा। चलो समझते हैं क्या होता है अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल एक्चुअली स्टूडेंट, अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हेन यू आर गोइंग टू डू एनी अकाउंटिंग वर्क, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट्स योर वर्क? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई द ट्रांजेक्शन। आइडेंटिफाई द ट्रांजेक्शन मीन्स we have to select those transactions which can be measured in terms of money. The transaction, the feelings which cannot be converted in terms of money, you need not to consider that item. Why? Because only monetary value will be put inside the trading, sorry, inside the accountancy या accounting. ठीक है, फीलिंग्स की कोई बात नहीं करनी है। तो सर अकाउंटिंग प्रोसेस का मतलब क्या है? प्रोसेस का मतलब कुछ ऐसा होता होगा जिसके बाद फिर वही कड़ी जो स्टार्ट हो जाती है, मतलब सर्कल जैसा वो घूमता रहता होगा। द फर्स्ट स्टेप इज अकाउंटिंग इज आइडेंटिफाई द ट्रांजेक्शन। व्हाट ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड एंड व्हाट विल नॉट, व्हाट इज नेसेसरी एंड व्हाट इज नॉट। कौन सा जरूरी है, कौन सा जरूरी नहीं है, कौन सा किया जा सकता है, कौन सा नहीं किया जा सकता है, कौन से ट्रांजैक्शन को मॉनेटरी वैल्यू में, फाइनेंशियल वैल्यू में कन्वर्ट किया जा सकता है और कौन से को नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि पकड़ेंगे तो उसी को जिसका कुछ मॉनेटरी वैल्यू होगा। ये कितना भी बड़ा हो, अकाउंटेंसी से कोई मतलब नहीं है कितने का है ये बताओ। ठीक, तो आवर फर्स्ट स्टेप इज अकाउंटिंग इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन। वी हैव टू आइडेंटिफाई those transactions which can be converted in terms of money, and that only transaction which can be, which at least in a financial character will be recorded in accountancy, accounting. आगे accounting cycle, recording, classifying and summarizing the business transaction is called accounting cycle.
सपोज दैट कि इन अ बिजनेस इन अ डे, किसी भी बिजनेस में किसी भी दिन, पर आवर, पर मिनट, पर डे, पर मंथ, a very large number of transaction can be possible. A very huge number of transaction can be possible. A large number of transaction can be possible. As per the size of business. जैसे बिजनेस की साइज होगी ना बेटा, उस हिसाब से करोड़ों का टर्नओवर हो सकता है। लाखों लोग सामान लेके जा सकते हैं और लाखों लोग सामान लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया। इसके बाद उसमें से और भी ऐसे इवेंट होते होंगे जिसको जो आप मॉनेटरी वैल्यू, जैसे सपोज करिए कि मैनेजर्स का किसी से रिलेशन हो गया, या कोई और बात हो गई, किसी से कोई झगड़ा हो गया, या किसी से कोई कुछ भी हो गया जिसका जो है मॉनेटरी वैल्यू नहीं है, कोई चीज़ खराब हो गया जिसका मॉनेटरी वैल्यू नहीं है, हमारी रेपुटेशन खराब, हमारे यहाँ कस्टमर नहीं आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप जो दिन भर में करते हैं, जो दिन भर में जितनी भी एक्टिविटी किया, उस एक्टिविटी में सबसे पहले आप एक बिजनेसमैन हो, उस एक्टिविटी में सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि अकाउंटिंग में कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाएंगे। तो सपोज करो कि दिन भर में इस तरीके से आप ट्रांजैक्शन करते हो, आना जाना, एक्सपेंडिचर, पेमेंट। सपोज दैट बिजनेस करके बैठे हो, आपका बेटा या कोई भी आपका रिलेटिव जो है आ गया और उसको जो है 100 रुपये 200 रुपीज़ की डिमांड थी, आपने 200 रुपये उसको दे दिया। ये बिजनेस का ट्रांजैक्शन नहीं है, दैट इज योर पर्सनल एक्सपेंसेस एंड दैट विल नॉट बी कंसिडर इन बुक्स ऑफ अकाउंट। आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। एग्जाम्पल ले लूँ, 1 लाख रुपए का सामान बेचो और उस 1 लाख रुपए के सामान में से 50,000 किसी को नगद दे दो, अपने बच्चे की ट्यूशन फीस भर दो, या कुछ भी हो सकता है। बिजनेसमैन ने क्या किया कि 50,000 अपने बच्चे की ट्यूशन फीस भर दिया। इसके बाद जब लास्ट में बैठा तो गिनने लगा, कैश आया 50,000। अब ये बताओ, अगर वो 50,000 कैश गिनेगा, उसको लगेगा मेरे पास कैश 50,000 ही है, सामान मैंने बेचा था 1 लाख रुपए का, लेकिन अभी 50,000 है। अगर वो ध्यान नहीं देगा कि जो मैंने पर्सनल एक्सपेंसेस किया था दैट इज नॉट द एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस, तो वो कहीं ना कहीं परेशान हो जाएगा कि मेरा 50,000 गया कहाँ। ठीक है, तो चीज़ें आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी। आफ्टर आइडेंटिफाइंग द ट्रांजेक्शन कि इसमें से कौन से ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेबल हैं, कौन से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाएंगे, कौन से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं किए जाएंगे। पहले आप ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे, तो आपका पहला हो गया आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन। इसके बाद रिकॉर्डिंग करेंगे। बेटा जो रिकॉर्डिंग होती है ट्रांजेक्शन की, रिकॉर्डिंग का मतलब रिकॉर्ड करना, लिखना, और क्या है ना। तो ये पहला वर्ड आपने सुना, जर्नल। इसी के बारे में तो पढ़ना है, पूरी कहानी चलेगी इसी के बारे में, काफ़ी धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, सुनते रहिए। जर्नल, जब हम ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, जब हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, तो अगर हम जर्नल फॉर्म में करना चाहते हैं, जर्नल फॉर्म में बेटा आप आगे चलेंगे तो सुनेंगे, इन द जर्नल फॉर्म व्हेन वी रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन इन फॉर्म ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, हमें डेबिट और क्रेडिट फॉर्म में रिकॉर्ड करना पड़ता है। वन इज डेबिट अनदर इज क्रेडिट, तो ये चीज़ें जो आगे कंसिडर की जाएंगी। तो रिकॉर्डिंग 2 तरीके से हो सकती है, आप चाहें तो उसको जर्नल में रिकॉर्ड कर सकते हैं, और चाहें तो किसी के यहाँ जा करके 15-20 कॉपी ले आओ, 15-20-25 कॉपी लेकर के आओ और सबकी अलग अलग कॉपी बना दो। कैसी कॉपी? बुक्स ऑफ एन ओरिजिनल एंट्री। ओरिजिनल एंट्री का मतलब रॉ मटेरियल, जब आपका ट्रांजेक्शन्स हो जाते हैं, जब आपके पास ट्रांजेक्शन्स, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन अवेलेबल हो जाते हैं, तो उसमें से हम चाहे तो जर्नल एंट्री के फॉर्म में करेंगे। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं रिकॉर्डिंग की। किसकी बात कर रहे हैं? रिकॉर्डिंग की। रिकॉर्डिंग कैन बी पॉसिबल इन फॉर्म ऑफ जर्नल एंड रिकॉर्डिंग कैन बी पॉसिबल इन फॉर्म ऑफ बुक्स। बुक्स के फॉर्म में भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। आप चाहे तो सेल यहाँ रिकॉर्ड कर सकते हैं, अगर आप यहाँ नहीं रिकॉर्ड करना चाहे तो किस में रिकॉर्ड कर सकते हैं? सेल बुक में। सेम परचेज जर्नल में होगा या परचेज बुक में होगा, लेकिन इन दोनों में क्या होता है? ऑप्शनल होता है। अगर वो कॉपी सबकी अलग अलग रखेगा, सेपरेट कॉपी रखेगा, कहेगा मेरे पास कैश के जो ट्रांजेक्शन उसके लिए मैं अलग कॉपी रखूँगा, परचेज के लिए अलग से परचेज बुक, परचेज रिटर्न के लिए अलग से परचेज रिटर्न, ऐसे ही सेल्स के लिए ऐसे सेल्स रिटर्न के लिए, ऐसे ही जर्नल प्रॉपर के लिए ऐसे चीज़ें जो आपको, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है आगे के चैप्टर्स में, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। आप यही समझ लीजिए कि जब हम रिकॉर्डिंग करेंगे तो रिकॉर्डिंग कैन बी पॉसिबल इन फॉर्म ऑफ जर्नल, इन फॉर्म ऑफ बुक्स। दो आपका मन करे वो करिए, बस ये ध्यान रखिएगा कि जो इसमें जाएगा वो इसमें नहीं जाएगा, जो इसमें जाएगा वो इसमें नहीं जाएगा। मतलब या तो आप बुक्स में रिकॉर्ड करिए या तो आप उसका जर्नल एंट्री बनाइए। जर्नल एंट्री इन फॉर्म ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। चलेंगे आगे, खूब मजा आने वाला है, इतना जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। जब बेटा हम रिकॉर्डिंग कर देते हैं तो रिकॉर्डिंग के बाद अगला स्टेप क्या था? क्लासीफाइंग प्रोसेस। अकाउंटिंग साइकिल का मतलब क्या है? अकाउंटिंग साइकिल का मतलब है रिकॉर्डिंग,
क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो जर्नल के बाद अब हमने रिकॉर्डिंग कर लिया, अब हम उसको क्या करेंगे, जब हमने रिकॉर्डिंग कर लिया तो हम सबको क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे। क्लासीफाई मतलब टू क्लासीफाई द ट्रांजेक्शन इन द वेरियस सेट, टू डिस्ट्रीब्यूट, टू सेलेक्ट द ट्रांजेक्शन इन सेम नेचर। जो एक तरीके की ट्रांजेक्शन होंगी, जैसे परचेज वाला परचेज में, सेल वाला सेल में, परचेज रिटर्न वाला परचेज रिटर्न में, सेल्स रिटर्न वाला सेल्स रिटर्न में, मोहन का मोहन में, सोहन का सोहन में, कैश का ट्रांजेक्शन कैश वाले में, बैंक का ट्रांजेक्शन बैंक वाले में। तो हम क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। अगर हम जर्नल में सभी को रिकॉर्ड कर लिया, एक इतनी मोटी बुक ले ली, परचेज हुआ तो भी रिकॉर्ड किया, सेल हुआ तो भी रिकॉर्ड किया, सेल्स रिटर्न हुआ तो भी रिकॉर्ड किया, महेश को दिया तो भी रिकॉर्ड किया, सेल जो भी किया आपने सब उसमें रिकॉर्ड कर दिया, भर गई। आजकल रामायण देख रहे होंगे तो इतनी मोटी हो गई किताब वो। अब ये बताओ, अगर आप उसमें से अलग अलग नहीं करोगे, एट अ टाइम, एट अ सर्टेन पीरियड, किसी भी टाइम अगर आपसे बिजनेसमैन ने पूछ लिया, या बिजनेसमैन वांट टू नो दैट व्हाट इज एग्जैक्ट सेल इन जुलाई या इन अप्रैल में कितना सेल हुआ है, तो कैसे बताएंगे आप? नहीं बता पाएंगे ना। बता पाएंगे, लेकिन आप क्या करेंगे कि पूरा जर्नल उठाएंगे जैसे वेद जैसा, और उसमें जो है ये देखो ये सेल है, फिर 3-4 पेज पलटे, यहाँ देखो यहाँ भी है, फिर 3-4 पेज पलटे, तब तो कोई आपको बुला लिया तो उसी में रह गया। आजकल लूडो का टाइम चल रहा है, लूडो खेल रहे लोग, गड़बड़ हो जाएगा ना सब। तो हम क्या करते हैं, हम सारे हेड्स को जो जर्नल एंट्री जब पास हो जाती है उसको क्या करते हैं, क्लासीफाई कर लेते हैं वेरियस। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जब सामान हमारे यहाँ आता है ट्रांजेक्शन के तौर पे, कबाड़े वाली की दुकान आपने देखा, स्क्रैपर जो होता है उसके सारा सामान एक साथ आता है, कबाड़ा उतर गया पूरा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सबको अलग अलग करते हैं, सीसी को सीसी में, कार्टून को कार्टून के साथ, है ना, लोहे को लोहे के साथ, लोहे में भी मोटा लोहा अलग, पतला लोहा, ऐसे समझ रहे हैं मेरी बात। तो ये चीज़ें जो है होती हैं, हम क्या करते हैं रिकॉर्डिंग के बाद क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, रिकॉर्डिंग क्लासीफाइंग। जब हम रिकॉर्डिंग क्लासीफाई कर देते हैं, इसके बेस पे हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं, जो सारी चीज़ें आपको पढ़ी, सब चैप्टर है, जर्नल, लेजर, ट्रायल, सब चैप्टर आगे। हम क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के बाद जब हम समराइज कर, यहाँ से समराइजिंग स्टार्ट होता है। ट्रायल बैलेंस से हम समराइज करते हैं, टोटल डेबिट और टोटल क्रेडिट देखते हैं। टेंशन लेने की बात नहीं भैया, आगे सब है। समराइज करने के बाद हम क्या बनाते हैं, लास्ट जो आपका आउटपुट होता है, ट्रेडिंग पीएल एंड बैलेंस शीट। ये जिस दिन बन जाएगा ना, जिस दिन आप ये बना लीजिएगा, आप सोच लीजिएगा आपका 11th आप पढ़ चुके हैं, चलिए 12th में, ट्रेडिंग पीएल एंड बैलेंस शीट। द लास्ट आउटपुट ऑफ द अकाउंटिंग साइकिल इज ट्रेडिंग पीएल एंड बैलेंस शीट, दैट इज द फाइनल आउटपुट, ठीक है। अकाउंटिंग साइकिल का वर्क इतने पे ही खत्म हो जाता है, लेकिन अकाउंटिंग का नहीं। अकाउंटिंग में क्या होता है, अकाउंटिंग का एक वर्क अभी बाकी है, टू कम्युनिकेट योर रिजल्ट टू वेरियस पार्टीज। जो आपका ये ट्रेडिंग पीएल क्या होता है बेटा, मैंने कल बताया था लास्ट वीडियोस में। ट्रेडिंग पीएल का मतलब इट शोज योर प्रॉफिटेबिलिटी कैपेसिटी, आपने कितना प्रॉफिट कमाया ये बताएगा। जितना दमदार प्रॉफिट होगा ना, उतने लोग आपके बिजनेस तरफ एक्साइटेड होंगे। लोन लेने जाओगे फटाक से मिल जाएगा, किसी से पैसा मांगोगे फटाक से मिल जाएगा। आपने अंबानी का नाम सुना है, रिलायंस में, जियो में, किसी बैंक से 10,000 करोड़ का पैसा मांगे ना, तुरंत उसको मिल जाएगा। आप मांगोगे आपको भी मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, रेपुटेशन बनानी पड़ती ना बेटा। तो ट्रेडिंग पीएल एंड बैलेंस शीट ये आपका फाइनल आउटपुट है। तो जिस दिन ये बन जाएगा मतलब काम खत्म, फिर ये ट्रांजैक्शन, फिर जर्नल, फिर लेजर, यही जाके खत्म, फिर ऐसे ऐसे ऐसे। इसीलिए क्या बोला गया इसको, अकाउंटिंग साइकिल। इसको एक नाम और बोला था, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। इन द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग we will studied about recording, classifying and summarizing the business transaction. सीधी सी बात, accounting cycle means recording, classifying and summarizing the business transaction. I think you are able to understand what is accounting cycle. ठीक है, तो चीज़ें आपके सामने हैं। जब आपको एग्जाम में जब आपको नोट्स बनाना होगा तो आपको बुक्स की जो कॉपीज़, या अभी कितने लोग के पास बुक्स नहीं होगी तो आपको शेयर किया जाएगा, उससे आप नोट्स बना लीजिएगा। अब हम चलते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। कुछ तो पता होना चाहिए ना, किस लिए पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, अकाउंटिंग किस लिए पढ़ रहे हैं, उसके लिए आप बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के उद्देश्य क्या है, वाई वी आर स्पेंड आवर टाइम इन योर अकाउंटेंसी। फर्स्ट, टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑन ट्रांजेक्शन। क्या विदाउट अकाउंटेंसी, विदाउट अकाउंटिंग प्रोसीजर कोई बिजनेस रन नहीं कर सकता? बिल्कुल रन कर सकता है। लेकिन आपने सुना है कि इनकम टैक्स या सेल टैक्स या कस्टम वालों को जब छापा पड़ता है, आप ही के वर्ड में बता रहा हूँ, जब रेड पड़ती है तो तुरंत वो क्या मांगते हैं कि पेपर पे दिखाओ क्या क्या आपने किया है। इफ देयर इज नो डॉक्यूमेंट, देयर इज नो एनी अकाउंटिंग प्रोसीजर आर फॉलोड, कुछ भी नहीं हुआ है, तो व्हाट विल यू शो इन फ्रंट ऑफ देम? क्या आप शो करेंगे कि मेरी फर्म चल रही है, नहीं चल रही, कितना प्रॉफिट है, कुछ भी नहीं बता पाएंगे, तो वो लगाएगा आपके ऊपर पेनाल्टी। ठीक है,
तो चीज़ें जो है होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, जब आप अकाउंटिंग करते हैं तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। एक्चुअली अकाउंटेंसी जो होती है दैट इज अ बॉडी एंड थ्योरी ऑफ अकाउंटिंग प्रोसीजर। जो अकाउंटिंग प्रोसीजर है उसकी पूरी बॉडी एंड थ्योरी को कौन बताता है? अकाउंटेंसी। एंड अकाउंटेंसी मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशन दैट शुड बी फॉलोड एट द टाइम ऑफ अकाउंटिंग वर्क। जिस समय आप अकाउंटिंग वर्क करने जा रहे हो उसमें व्हाट रूल्स एंड व्हाट रेगुलेशन, what policies will be followed, that will be mentioned in accountancy. तो accountancy that is the theory of body and theory of the accounting, पूरी उसकी पूरा उसी में है सब, ठीक है। उसमें से जब आप वर्क करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले फॉर द पर्पज ऑफ इफ यू वांट टू फॉलो द अकाउंटिंग प्रोसीजर देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी, यू हैव टू नॉलेज ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, पॉलिसीज ऑफ अकाउंटेंसी, व्हाट शुड बी हैपन एंड व्हाट शुड बी नॉट, ठीक है। क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग में फर्स्ट है टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड व्हेन यू फॉलो द प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग। तो कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड का मतलब क्या है कि पर डे ट्रांजेक्शन जब रिकॉर्ड होता है तो सिस्टमेटिक वे में कि इस डेट का फिर इस डेट का फिर इस डेट का, तो फ्रॉड्स होने के डर नहीं रहते हैं, ओमिशन होने का डर नहीं रहता। ओमिशन का मतलब सपोज दैट कि आपने इस कॉपी में लिखा नहीं रिकॉर्ड किया हटाया, फिर इस कॉपी में लिखा आपने कोई सिस्टम नहीं फॉलो किया, तो इट मे बी सम ट्रांजेक्शन आर ओमिटेड, कुछ ट्रांजेक्शन छूट सकते हैं। बट व्हेन यू फॉलो द अकाउंटिंग प्रोसीजर देन यू आर रिकॉर्डिंग डे बाय डे ट्रांजेक्शन, आवर बाय आवर ट्रांजेक्शन, पर डे पर घंटे आप ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, तो रिस्क ऑफ ओमिशन ऑफ ट्रांजेक्शन दैट विल बी मिनिमाइज, कोई भी ट्रांजेक्शन आपका छूटेगा नहीं। तो फर्स्ट है कि टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, हम सिस्टमेटिक रिकॉर्ड जो है इसका रखते हैं। सेकंड टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस ऑफ द बिजनेस। इफ देयर इज नो एनी पॉलिसीज, इफ देयर इज नो एनी सिस्टम फॉर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन एंड बिजनेसमैन वांट टू नो दैट व्हाट इज एग्जैक्ट प्रॉफिट ड्यूरिंग द पास्ट ईयर, ड्यूरिंग द करंट ईयर, 2020 का प्रॉफिट कितना था, 2021 में कितना प्रॉफिट हमने कमाया। इफ देयर इज नो एनी प्रॉपर रिकॉर्ड देन हाउ विल यू आइडेंटिफाई? आपके सोच लेने से आपका प्रॉफिट थोड़ी हो जाएगा। ठीक है तुम्हारा बिजनेस तुम सोच लो तुम्हारा प्रॉफिट हो भी जाएगा, लेकिन अगर आपने जो सोचा वो प्रॉफिट गलत निकला तो आपके द्वारा लिया गया डिसीजन जो फ्यूचर में आपने लिया है दैट विल बी इन रॉन्ग वे, वो गलत तरीके से जाएगा। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में एग्जांपल दिया था, जिसने नहीं देखा वो प्लीज़ उसको देख लीजिए, फीलिंग्स आपको वहीं से आएगी, सीधे सेकंड वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको कि जो है हम अगर अकाउंटिंग प्रोसीजर फॉलो नहीं करेंगे तो नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस को कंसीडर नहीं कर सकते। बट व्हेन वी हैव अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, व्हेन वी हैव अ पर डे वाइज रिकॉर्ड, अगर हर डे का रिकॉर्ड सब कुछ रिकॉर्ड मेंटेन है, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है, देन वी आर एबल टू आइडेंटिफाई व्हाट इज आवर एग्जैक्ट प्रॉफिट एंड व्हाट इज आवर एग्जैक्ट लॉस, एंड ऑन दैट प्रॉफिट एंड दैट लॉस व्हिच डिसीजन आर टेकन बाय द मैनेजमेंट दैट विल बी कंप्लीटली डन, पूरी तरीके से फॉलो होगा, पूरी तरीके से अच्छा होगा, दैट विल बी कंप्लीटली इन फेवर ऑफ बिजनेस, ठीक है। टू नो द एग्जैक्ट रीजन लीडिंग नेट टू नेट प्रॉफिट, सपोज दैट अगर हमारा प्रॉफिट कमाया तो सीधी सी बात है सर उसके पीछे कोई ना कोई रीजन रहा होगा। उस रीजन को आप बड़ी आसानी से पता कर सकते हैं कब? when you are going to follow by the accounting procedure, you have a systematic record of each and every transaction। जब सभी ट्रांजेक्शन का आपने रिकॉर्डिंग किया है then you are able to identify where they are going to wrong, कहाँ पे गलत हो रहा है, कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे। सपोज दैट कि पिछली बार हमने क्या देखा कि इस सामान को बनाने का 10 रुपये आया, 10 रुपीज़ इसकी कॉस्ट थी, और इसमें जो हमने लेबलिंग किया, पैकिंग किया, इसके बाद डिलीवरी लगा करके हमने इसको 12 रुपये में बेच दिया, ठीक है। अब अगर इस साल हमारा लॉस आ गया तो हम देखेंगे कहीं इसकी कीमत 10 से 11 रुपये तो नहीं आ रही है, इसी वजह से हमारा लॉस हो रहा है। तो जो 11 रुपये इसकी कीमत आ रही है वो 1 रुपया कहाँ बढ़ रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने सामान को उधार में परचेज किया है जिसकी वजह से सामान पे हमें डिस्काउंट नहीं मिल रहा है। छोड़ो सब कुछ, दूसरे वर्ड में बताता हूँ मैं आपको। हो सकता है कि जिस बिजनेस को आप कर रहे हो वहाँ पे जो मशीनरी आपने लगा रखा है वो बहुत ओल्ड टेक्नोलॉजी का है, 1 घंटे में 10 यूनिट प्रोड्यूस करता है। अभी जो नई टेक्नोलॉजी की मशीनरी आई है वो 1 घंटे में 1000 यूनिट प्रोड्यूस करती है। तो ये बताइए जिस मशीनरी की कैपेसिटी ज़्यादा होगी उस पर पड़ने वाला पर आवर पर कास्ट जो है कम होगा, ठीक है। तो कई रीजन हो सकते हैं दैट कैन बी इजीली आइडेंटिफाई बाय द बिजनेसमैन वेयर देयर आर रॉन्ग, कहाँ पे गलत है, कहाँ से मिस्टेक हो रही है, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड
योर प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि दोनों में रिस्क है। प्रॉफिट आपको बहुत ज़्यादा आ गया तब भी प्रॉब्लम है, कम आ गया तब भी प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा आ गया तब क्या प्रॉब्लम, तब तो सर खुशी की बात है, हम तो इंजॉय करने लगेंगे। नहीं बेटा, इफ देयर इज मोर प्रॉफिट देन यू हैव टू सर्च द केसेस, यू हैव टू सर्च द रीजन व्हाई दिस प्रॉफिट इज गोइंग मोर, क्यों ये ज़्यादा हो गया। अगर वो इस वजह से ज़्यादा हुआ है देन मेंटेन दैट कंडीशन, उस कंडीशन को मेंटेन रखिए, ताकि ये जो आपने हर साल कमाया 1 लाख रुपए, इस साल कमाया 10 लाख रुपए, तो 10 लाख रुपए आपने किस साल किस लिए कमाया, किस वजह से कमाया, उस रीजन का पता लगाइए। और उस रीजन को जब पता चल गया कि हाँ यार इस मार्केट में हम सामान बेचते हैं, तो प्लीज़ उस मार्केट में सामान बेचते रहिए, कस्टमर के साथ बिहेवियर अच्छे से करते रहिए, डिस्काउंट वगैरह दे रहे हैं तो देते रहिए और पैसे कमाते रहिए। ठीक, टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एट द एंड ऑफ ईच एंड एवरी ईयर, हर साल के अंत में, बेटा चीज़ें जो आगे चलेंगी तो आपको बताया जाएगा, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी सी बात कर लूँ आपसे। जो हमारा साल होता है, अभी तक आपको क्या पता था कि सर हमारा साल जो स्टार्ट होता है, हमारे जो ईयर्स स्टार्ट होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 जनवरी को स्टार्ट होता है जिस दिन हम हैप्पी न्यू ईयर मनाते हैं, और 31 दिसंबर को बंद हो जाता है। लेकिन अगर आप कॉमर्स के होना चाहते हो और कॉमर्शियल हैं, तो आपके लिए हैप्पी न्यू ईयर 1 जनवरी को नहीं है, 1 अप्रैल को है। हर साल हमारा स्टार्ट होता है ऑन 1 अप्रैल, इट विल बी स्टार्ट 1 अप्रैल ऑफ एवरी ईयर एंड विल बी क्लोज डाउन 31 मार्च नेक्स्ट ईयर। 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर के अगले साल के 30 अप्रैल तक चलता है। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर के 31 मार्च तक चलता है। ठीक है, आपका जो ईयर है, जो अब सेशन आपका कंप्लीट होगा, दैट विल बी स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल एंड क्लोज डाउन टू 31 मार्च नेक्स्ट ईयर। अगर मैं ये कह दूं कि सर ये सेशन हमारा चल रहा है 1 अप्रैल 2020, तो कब खत्म होगा, 31 मार्च 2021, एंड एट द एंड ऑफ ईयर 31 मार्च 2021 को, जब आपने पूरा मेहनत कर लिया, इतना पसीना आपने बहाया, इतना मेहनत किया आपने, तो कहीं ना कहीं आप रिवॉर्ड के काबिल हैं कि क्या आपका रिवॉर्ड है, क्या आपका आउटपुट है। आउटपुट मतलब प्रॉफिट। व्हाट प्रॉफिट आर अर्नड बाय यू एट द एंड ऑफ ईयर, एंड एवरी बिजनेसमैन आर एक्साइटेड टू नो दैट व्हाट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आर अर्नड बाय अस, हमने कितना प्रॉफिट कमाया। सब परेशान है इसके लिए, सारे बिजनेस परेशान है। ठीक है, if there are a systematic way of accounting procedure are followed, then you are able to identify कि what's your profit। ठीक है, और इसके बाद ये तो प्रॉफिट होगी, then businessmen want to know that what resources are available here, हमारे पास कितने रिसोर्सेज हैं। अगर बेटा मैं रिसोर्सेज की बात कर दूं ना, तो आप असेट्स समझ लो। अब कुछ लोग को असेट्स वर्ड नहीं समझ में आ रहा होगा, तो प्रॉपर्टी समझ लो। प्रॉपर्टी मतलब ये बताओ, किसी चीज़ को करने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट चाहिए नहीं, कुछ आपके पास भी तो होना चाहिए। जैसे आपने जो है कोई चीज़ बनाया, सपोज करो आपने एक साबुन बनाया, तो साबुन बनाने के लिए टूल्स, टेक्नोलॉजी, मशीनरी कुछ होगा कि नहीं आपके पास, तो दैट इज द असेट्स। असेट्स में मैं एग्जांपल ले लूँ, असेट्स क्या क्या होते हैं। कैश, जो आपके पास नगद है, नगद कैश का पैसा ना, कैश, बैंक, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, ये सारी चीज़ें आपकी असेट्स होती हैं। और अगर हमारे पास असेट्स है तो उस असेट्स के कंपेयर में सर ये तो हमारा है, लेकिन कुछ चीज़ें हमें पे भी करनी होती हैं। तो जो चीज़ें हमें पे करनी होती हैं, वो हमारी लाइबिलिटी होती है, और जो हमारा खुद का होता है वो हमारा असेट्स होता है। पे करने का मतलब क्या है? क्या ऐसा है कि तुम बिजनेस आज बंद कर दोगे, अब आज जो है झाड़ू लगा करके शटर बंद कर दोगे, चलो ठीक अब नहीं होगा बिजनेस? अभी तो कंटिन्यू करेंगे ना। तो जब आगे कंटिन्यू करेंगे तो हो सकता है कि कुछ लोग को तुमने उधार दिया हो और कुछ लोग से तुमने खुद उधार लिया हो। जिसको दिया उससे लेना है, तो जिससे लिया उसको देना है, तो दोनों हो सकता है। तो देयर आर सम असेट्स एंड देयर आर सम लाइबिलिटी कैन बी पॉसिबल एट द एंड ऑफ ईयर, एंड द बिजनेसमैन वांट टू नो दैट व्हाट इज फाइनेंशियल पोजीशन। जब मैं फाइनेंशियल पोजीशन की बात करूंगा, आप समझेंगे सर बात कर रहे हैं बैलेंस शीट की, और जब मैं बैलेंस शीट की बात करूंगा तो ये भी समझ लीजिएगा कि सर लाइबिलिटीज और असेट्स की बात कर रहे हैं। देयर आर सम लाइबिलिटीज एंड देयर आर सम असेट्स, एवरी असेट्स हैव एन इक्वल लाइबिलिटी। आगे की वीडियोस में कंटिन्यू होगा। टू असर्टेन प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस ईयर टू ईयर, अगर सिस्टमेटिक रिकॉर्ड नहीं रहेगा तो कैसे पता चलेगा कि आपका बिजनेस अपवर्ड जा रहा है या आपका बिजनेस पहले अपवर्ड था अभी डाउनवर्ड जा रहा है ना? कैसे पता चलेगा? ग्राफ आपका बढ़ रहा है या ग्राफ आपका घट रहा है, कैसे पता चलेगा? आप किस वे में जा रहे हो, अपवर्ड जा रहे हो या डाउनवर्ड जा रहे हो, कैसे पता चलेगा? ईयर टू ईयर प्रॉफिट, 2012 का प्रॉफिट 10,000,
इधर 20,000, इधर 30,000, इधर 1 लाख, 1 करोड़, यहाँ पहुँच गई। ये इतना प्रॉफिट कमाने लगे, अंबानी की कैटेगरी में आ गए हो। कब पॉसिबल है बेटा? जब आप अकाउंटिंग प्रोसीजर सही से फॉलो करेंगे। टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर एंड फ्रॉड्स, जब एक एक पैसे का हिसाब रहेगा, एक एक ट्रांजेक्शन का हिसाब रहेगा, तो फ्रॉड्स होने की पॉसिबिलिटी कम है। अगर आप एक के पास एक एक पैसे का हिसाब नहीं रहेगा, अगर आपने सही से सिस्टमेटिक ढंग से जो अकाउंटिंग प्रोसीजर फॉलो नहीं किया है, तो अभी आप बैठे हैं दुकान पे, फिर आपके घर का कोई बैठ सकता है, कि कुछ और हो सकता है, बिजनेस बड़ी चल रहा है तो मैनेजर हो सकता है, वाइस मैनेजर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उसके जगह पे कैश किसी के पास आ रहा, रखा किसी के पास जा रहा, पर कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, तो फ्रॉड्स हो सकते हैं ना बेटा। हुआ भी होगा कितने लोगों के साथ ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप अकाउंटिंग प्रोसीजर फॉलो करते हैं और बिजनेसमैन हैं आप, तो आपका फ्रॉड्स होने के जो चांसेस हैं वो पूरी तरीके से ज़ीरो हो जाते हैं। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज़, जब आप पूरी मेहनत करके पैसा कमा लेते हैं, अगर आपकी कोई कंपनी हो चुकी, बड़ी कंपनी हो चुकी है, दैट रिजल्ट का मतलब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, जो आपकी मेहनत का नतीजा है, जो आपके सामने इस समय है, दैट शुड बी डिस्क्लोज इन फ्रंट ऑफ अदर। डिस्क्लोज का मतलब, क्लोज का मतलब छुपाना होता है, डिस्क्लोज का मतलब ओपन करना या दिखाना। तो दैट बैलेंस शीट, दैट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शुड बी डिस्क्लोज इन फ्रंट ऑफ अदर्स। कैसे, क्या क्या सर नहीं दिखाएंगे? चलिए, हमारा मेहनत हम नहीं दिखाएंगे बेटा। अगर तुमको लोन की जरूरत पड़ गई, सपोज दैट यू वाना अपडेट योर टेक्नोलॉजी, आप अपनी मशीनरी को नया लाना चाहते, तभी मैंने एग्जांपल लिया था ना कि 100 यूनिट देता है, तो आपके दिमाग में अगर यार तो 100 यूनिट देता है, अब मुझे ऐसा मशीनरी लाना है जो 1000 यूनिट दे, और उस 1000 यूनिट के लिए जो है मुझे जो है 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना होगा मशीनरी के लिए, मशीनरी पे खर्चा करना होगा। एंड इस समय मेरे पास तो कैश 10 लाख रुपए है नहीं, तो फाइनेंशियली आपको पता कि हम लोन ले सकते हैं। तो इफ़ यू हैव अ नीड ऑफ लोन, अगर आपको लोन की ज़रूरत है तो आप जाएंगे बैंक में। और अगर आप बिजनेस पर्पज से अपने बिजनेस पे लोन लेना चाहते हैं, दैट टाइम यू हैव टू शो योर बैलेंस शीट इन फ्रंट ऑफ बैंकर्स। हु आर यू, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू शो ना। कहीं पे आप सामान उधार लेकर के आते हैं तो वो भी आपका जानना चाहेगा। इन्वेस्टर्स के बारे में आपने शेयर वगैरह सुना होगा, शेयर होल्डर्स वगैरह सुना होगा, नहीं सुना होगा तो आप सुनेंगे बाद में। कोई भी किसी कंपनी में पैसा तब इन्वेस्ट करता है जब उस कंपनी की रेपुटेशन अच्छी हो, जब उस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कैपेसिटी अच्छी हो, जब उस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी हो, दमदार हो, असेट्स लायबिलिटी जो है उसके पास एकदम देखने लायक है, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो कोई अपना पैसा क्यों डुबाना चाहेगा? क्योंकि इन्वेस्टर्स जो होते हैं पहले सेवर्स होते हैं। सेवर्स मतलब जैसे आप गुल्लक में पैसा जमा करके रखो तो वो सेविंग हो गई, वो सेवर्स हो गए। लेकिन बेटा जो सेविंग होती है वो कभी बढ़ता नहीं है। हम गुल्लक में पैसा 10 रुपये डालेंगे तो 10 ही रुपये रहेगा। लेकिन जो इन्वेस्टर होते हैं वो क्या करते हैं कि द पार्ट ऑफ सेविंग दे आर इन्वेस्ट एनीवेयर टू अर्न रिटर्न, इंटरेस्ट या ब्याज कमाने के लिए वो पैसा गुल्लक को फोड़ करके, कुछ भी हो सकता है, बैंक से निकाल करके जमा कर देते हैं, कहीं पे दे देते हैं, किसी कंपनी में लगा देते हैं ताकि उनको क्या हो, बेनिफिट हो। लेकिन कोई किसी कंपनी में तभी पैसा लगाएगा, अरे यार कंपनी की बात छोड़ो, आपको कोई 10 रुपया तभी देंगे जब आपकी रेपुटेशन अच्छी हो, ठीक है। तो कंपनी में कोई पैसा तभी लगाएगा जब कंपनी अच्छी हो। और कंपनी अच्छी कैसे पता चलेगी? कंपनी तो मुंह से बोलेगी नहीं, कंपनी अपनी काबिलियत शो करेगी, क्योंकि बोलना जरूरी नहीं है, शो करना जरूरी, शो करेगा वो। ये देखिए, दैट इज आवर असेट्स एंड लायबिलिटीज एंड दैट इज आवर प्रॉफिटेबिलिटी कैपेसिटी। हम पिछले सालों के कंपेयर में देखिए यहाँ पहुँच गए हैं, 10,000 से स्टार्ट किया, करोड़ों पे पहुँच गए हैं। देन दे आर एक्साइटेड टू इन्वेस्ट मनी इन योर कंपनी। ऐसे बहुत से मिलेंगे जो आपको जो है आगे की वीडियोस में जो है पढ़ने होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद ऑब्जेक्टिव के बाद जो है आपका बेटा फंक्शन है, डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग अकाउंटिंग है। तो चीज़ें भी धीरे धीरे चल रहा ताकि आपको समझ में आए। सो आई रिक्वेस्ट टू यू, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्रेस द लाइक बटन। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आपको कैसा लगा वीडियो, समझ में आया या नहीं समझ में आया, ठीक है, ताकि आपकी जो है कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिले, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, वेरी वेरी थैंक यू।